हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी कंसेप्चुअल्स वगैरह बनते हैं। थ्योरी के डेरिवेशन तो आप कर ही लेते हो, 3 ही, ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्टेट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो डेरिवेशन ऑफ करंट कंसेप्चुअल कैसे बनते हैं वो हमें थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहली बात होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के अंदर से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती है तो वो फ्लक्स बनाती है। बात समझ में आती है। अब इसका एरिया ए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया को ए मान लो या एस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें अगर हम देखें, पता है आप लोगों को नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल होता है एन और ई, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कुछ एंगल हो तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ई एस कॉस थीटा। ई का कंपोनेंट एन के अलोंग, बस समझ में आ गई। ये एरिया वेक्टर एन कैप लिखो या एरिया वेक्टर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। तो यहां से हम देखें, इसको लिख सकते हैं ई डॉट एस, तो फाई ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर ई नॉन यूनिफॉर्म हो तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फाई क्या बन जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसे लिख सकते हैं। और स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल। अगर ई नॉन यूनिफॉर्म है तो स्मॉल एरिया ले लेंगे डी एस, इंटीग्रल का मतलब क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप के थ्रू फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई स्केलर है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं थी, बस समझ में आ गई। तो फ्लक्स क्या होता है, पढ़ा हुआ था, जस्ट आपको रिवाइज करवाया मैंने। ई डी एस कोस थीटा, ई एस और ई डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन कैसे भी करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। कई बार घुमा देते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, वो काम हमें नहीं करना। तो सीधा मैं ई दे दूं, डी एस दे दूं और एंगल दे दूं, सोल्व करो, तो वो काम तो करना नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, उससे पहले कुछ बातें। फाई ई डी एस कोस थीटा, थीटा अगर 0 है या 180 है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है तो थीटा 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है थीटा 180, एन के पैरेलल 0 ये। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो थीटा कितना हो गया, 90। तो थीटा 90 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस, मतलब एक क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से जाएंगी तो फ्लक्स आएगा। लेकिन अगर सरफेस के पैरेलल चली गई, पैरेलल का मतलब बाहर की बाहर, इसको टच करके, तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा। cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 का मतलब E और ds, मतलब n वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 हो गया, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात समझो, फ्लक्स कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी लूप के अंदर से पास करेंगी। अगर उसके सरफेस के पैरेलल जा रही हैं, जैसे ये लूप है, इसके अंदर से जाएंगी तो आएगा, पैरेलल जा रही है तो नहीं आएगा। पैरेलल का मतलब फाई 90, क्योंकि एन वेक्टर तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो 90 हो गया, और सरफेस के पैरेलल। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज along x axis, find electric flux।
थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें आपको फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? क्या करें? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। और वाई जेड प्लेन में देखो, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसमें ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल किधर आएगा? बाहर, एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई और जेड को छोड़ के क्या बचा? एक्स, उसके अलोंग आएगा। तो एक्स के लिए आई कैप, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर बनाओ। भाई 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -2 मीटर होता है। स्क्वायर करेंगे तो -4 हो गया। तो ये आपके पास बन गया 10⁻⁴, ये 2 होता है तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? E डॉट एस। जब दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो ऐसे लगा देंगे हम। तो 3 10⁻³ आई कैप डॉट 10⁻⁻²। अच्छा, ये कहाँ था? ये भी आई कैप है। तो यहाँ देखो 10 की पावर 3 - 2, 1 बचेगा 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर -2, 10 बचेगा, 3 × 10 30। आई डॉट आई सबको पता है, आई डॉट आई 1 होता है। तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स आ गया। तो मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। फ्लक्स निकालने के लिए इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसी सवाल में सेकंड पार्ट दे दिया जाए। क्या? इन सेम क्वेश्चन फाइंड फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद नॉर्मल। अब यहीं पे एक सवाल दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है इसी सवाल में। तो अब ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होता है नॉर्मल के साथ। तो ई एस कोस थीटा, ई 3 10⁻³ मैग्नीट्यूड लेना है बस, एस 10⁻⁻² cos 60। तो 30 हो गया ये तो, cos 60 1/2 15। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में तो वैसे एंगल दे रखा हो तो ई डी एस cos थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ई डी एस या ई एस, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ऐसे सवाल हम लोग कर सकते हैं। बेसिक बातें पता होनी चाहिए बस। एंगल आ जाए ई एस cos थीटा और यूनिट वेक्टर दे रखा हो तो डॉट प्रोडक्ट। ऐसा ये क्वेश्चन है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 3/5 E0 आई कैप 4/5 E0 J कैप, वेयर E0 आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर अलोंग वाई जेड प्लेन। एरिया वाई जेड प्लेन में दिया हुआ है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले एरिया देखा था कितना है 0.2, वाई जेड प्लेन तो एक्स एक्सिस ही हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या यूज करें? ई डॉट एस, ई 3/5, E0 भी रख दो। E0 कितना है 2 10⁻³ आई कैप, 4/5 2 10⁻³ J कैप डॉट 0.2 आई कैप। अब एक बात तो क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0, अपोजिट का 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 मेरे पास आ गया 3 दूनी 6/5 10⁻³
0.2 या 2/10। बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया, 1 0 ये कैंसिल, 2 बचेगा, 6 दूनी 12/5, 10 की पावर 2, तो 1200/5। बात समझ में आ गई। तो फाई कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2 240। फ्लक्स स्केलर होता है, आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा भी आ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। जस्ट डॉट प्रोडक्ट पता हो और फ्लक्स का फॉर्मूला पता हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए गॉस थ्योरम की बात करते हैं। फ्लक्स से रिलेटेड ये थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज की बात है। गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। E डॉट ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस 1/ε0 टाइम्स, तो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। एक सरफेस में कितना चार्ज है, वो चार्ज बटे में ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। टोटल चार्ज डिवाइड बाय ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये तो मुझे पता था, इसके ऊपर सवाल कर लिया। अब ये चीज़ आ गई नई, चार्ज के टर्म में, चार्ज की टर्म में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसमें आपको एक चार्ज दे दिया Q, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया, Q/ε0। आई थिंक बात समझ में आ गई। एयर सिर्फ वैक्यूम लेके चलना है। अगर एक क्लोज सरफेस ले लिया, इसमें एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल क्या होता है, -Q + Q, नेट चार्ज क्या होता है, 0, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0/ε0। तो जितना चार्ज इसके अंदर है वो चार्ज बटे में ε0। इसी टाइप से मान लो एक सरफेस ले लिया, 2Q चार्ज, 3Q चार्ज, -Q चार्ज, बाहर 4Q चार्ज, नेट फ्लक्स, बाहर का चार्ज कंसीडर नहीं करना, अंदर 3 2 5, 5 - 1 4, 4Q/ε0। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। 4Q/ε0। इस टाइप से सवाल हम लोग कर सकते हैं। सिंपल आ जाए, अंदर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय ε0, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई, कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखो, हम लोग कर लेंगे ऐसे सवाल। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इजी सवाल है। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q, सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, अब देखो चार्ज अंदर है तो नेट फ्लक्स आएगा, चार्ज अगर नहीं है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। पता है, फाई = Q/ε0, Q अगर 0 है तो नहीं होगा फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। अब सुनो, सॉल्यूशन में क्या करना है, कैसी भी शेप हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। देखो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी है, तो गॉस थ्योरम में किसी बॉडी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस,
ड्रॉन बाय गॉसियन दैट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस की शेप और साइज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं ये बताऊं, मान लो मेरे पास एक बैलून है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, फ्लक्स है फाई, इसको हमने और फुला दिया, ब्लो कर दिया, साइज बड़ा हो गया, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस है, इसका फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये बताओ, ये जो चार्ज है इसका फ्लक्स इधर भी जाएगा, इस फेस से भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, बराबर बराबर जाएगा। तो कितने फेस होते हैं, 6। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, 6 फेस से बराबर बराबर चार्ज, मतलब सॉरी फ्लक्स जाएगा। तो एक से कितना जाएगा, एक से हो गया 1/6, एक से कितना फ्लक्स हो गया, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 1/6 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक से कितना हो गया 1/6, बात समझ में आ गई। कंप्लीट क्यूब से Q/एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, शेप और साइज का बता दिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया। क्या, एक स्क्वायर प्लेट दी हुई है, साइड a/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज दे दिया, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसी टाइप से एक क्यूब कंप्लीट कर देंगे, ऐसे सेंटर पे आ गया। तो कंप्लीट के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से कितना आएगा 6, बात वही पड़ गई। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का दिया हुआ था, कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्यूब का कोई सवाल आ जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखो, चार्ज सेंटर पे होना चाहिए। जैसे मान लो बोर्ड में आया हुआ सवाल है, क्यूब है, इस क्यूब में एक कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिया Q, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। अब देखो ये कॉर्नर पे है, ऐसा ही एक क्यूब यहां रख दें, 2, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये इस टाइप से है, यहाँ रख दिया, फ्रंट फेस लेते हैं इस फेस पे, तो बराबर में एक रख दिया 2, एक यहाँ रख दिया 3, ये 4 क्यूब तो हो गए, लेकिन अभी भी ऊपर की साइड है, बीच में तो आ गया, 4 ऊपर और रख दो, छोटा करके बना दो, समझ में आए, तो टोटल 8 क्यूब हो गए, उनके सेंटर में आ गया। तो 8 क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स है, Q/एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक के थ्रू कितना हो गया, 8वां हिस्सा। सवाल समझ में आ गया। तो एक के थ्रू कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसी टाइप से मान लो आपके पास सवाल आ जाए कि एक क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के अंदर सपोज करो ये वाला फेस है, इस फेस में एक चार्ज है Q, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो इस फेस के सेंटर पे है, ऐसा ही एक क्यूब अगर और बना दिया जाए, क्या मेरी बात समझ रहे हो, जैसे भी करके, तो बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। तो Q/एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एक का हाफ, बात समझ में आ गई। चार्ज बीच में आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है किसी टाइप की। ठीक है, अगर मान लो इसकी वजह एज पे आ जाए, तो ये क्यूब है, ये एक एज ले लिया, इसके ऊपर चार्ज है एज के सेंटर पे, तो एक क्यूब ऊपर रखना पड़ेगा 2, लेकिन ये एज है तो बाहर की तरफ रहेगा चार्ज, 2 उसके ऊपर और रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ रखा, तो एक क्यूब यहाँ रखना पड़ेगा, 2 इसके ऊपर और रखने पड़ेंगे ताकि सेंटर में आ जाए 4। तो Q/एप्सिलॉन नॉट 4 होगा, एक का 4 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो मेन मकसद है चार्ज सेंटर पे होना चाहिए, नेट। अब कई बार सवाल में चार्ज नहीं होता, चार्ज डेंसिटी दे देते हैं, तो ऐसे सवालों में क्या करें, देखो सपोज करो मेरे पास एक इस टाइप से क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक L लेंथ की वायर दे दी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, फाइंड नेट फ्लक्स। कुछ नहीं करना, पहली बात लैम्बडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो इसकी लेंथ कितनी है एल, एलसीएम टोटल चार्ज आ गया, खत्म, सवाल खत्म हो गया। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसी सवाल को घुमा के पूछा हुआ है एक बार, सीबीएसई में आया हुआ है क्या, ए इनफाइनाइट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। अब सवाल ये आता है लीनियर चार्ज लैम्डा है तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू में रिक्वायर्ड लेंथ एल, हो गया सवाल। अब फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। वही आंसर आया या नहीं आया, ठीक है ना भाई, बात वही आ गई। अब इसी को थोड़ा और घुमा दिया, क्या, एक क्यूब, सुनना ध्यान से, इस टाइप से, यहाँ पे एक इस टाइप से वायर दे दी, रोड टाइप से दे दिया, लीनियर चार्ज लैम्डा, हाफ लेंथ अंदर हाफ बाहर, तो चार्ज तो सिर्फ अंदर का ही लेना होता है। फाइंड फ्लक्स, तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना चार्ज है लैम्डा, अंदर की लेंथ लैम्डा बाई 2, तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो सेम वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा देते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे घुमाया गया। ठीक है भाई, इस टाइप का फ्लक्स निकालना आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नेट फ्लक्स तो जीरो आना ही आना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट केस, सेकंड केस वाई एक्सिस, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस जो है उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। देखो पहला एक्स एक्सिस, तो पहला पार्ट देखो, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं नेट इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो जितना आया उतना जीरो, जितना आया उतना गया जीरो। ठीक है, सेकंड पार्ट, हेमिस्फीयर है बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाई एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के साथ साथ फ्लैट सरफेस भी है, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब इसके थ्रू फ्लक्स φ1, इसके थ्रू φ2, दोनों बराबर हैं, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, तो φ1 तो इसका, φ2 उसका, हमें तो φ2 निकालना है क्रॉस सेक्शन का। अगर φ1 पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, φ1 किसका फ्लक्स है, इस क्रॉस सेक्शन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, φ1 आ गया, सॉरी φ1 इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो φ2 क्या है, माइनस φ1 माइनस ई पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसका निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसका माइनस लग जाएगा, अपोजिट है। तो अच्छा सवाल है, इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे। इसका एक ही सरफेस था कर्व्ड, यहाँ पे दो थे, तो इक्वल अपोजिट होगा तभी जीरो। जितना फ्लक्स फ्लैट सरफेस में एंटर करेगा उतना ही कर्व्ड में बाहर निकलेगा, दोनों इक्वल अपोजिट, नेट जीरो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये सवाल भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सपोज करो मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है S1 सरफेस, इसमें चार्ज है 2Q। एक दूसरा सरफेस दिया हुआ है S2, इसमें चार्ज है 4Q। पहला सवाल है फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो देखो फाई S1 ये कितना चार्ज है 2Q बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म। फाई S2
बाहर का, टोटल चार्ज अंदर इस बड़े वाले के अंदर 4q प्लस 2q 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई आपसे पूछे भाई दोनों का रेशियो बताना है तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट 6q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कैंसिल, तो 5s1 बटे 5s2 1/3, काम खत्म। सेकंड पार्ट यहां पे आपसे पूछ लें, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 if a medium of dielectric constant K और एप्सिलॉन आर, कुछ भी आ सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाए या एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर ये मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो फ्लक्स क्या होगा, इस सवाल में क्या करें, अगर ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो देखो कुछ नहीं करना, 5s1 मैंने निकाल रखा है, डैश अंदर चार्ज 2q है, मीडियम अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो एप्सिलॉन, और आपको सिखा रखा है k टाइम्स हो जाएगा, और अगर k की जगह एप्सिलॉन आर दे रखा है तो ये लगा दो, सवाल खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मीडियम आ जाए तो कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, 5s1 डैश जो होगा वो 5s1 से कम होगा, क्योंकि मीडियम डालने से फ्लक्स कम हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा सवाल है, ये भी आया हुआ है एक बार, क्लियर, बात समझ में आ गई, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी के फॉर्मेट में, एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस हैं उस टाइप के आ भी जाते हैं बोर्ड में कई बार। मान लो मेरे पास एक इस टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है CX I कैप, C इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, यहां एक क्यूब बना रखा है, इस टाइप से, यहां से डिस्टेंस A, ये भी A, साइड A है इसकी। ठीक है भाई, अब जरा सोच के देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसे जाएगा, इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एन वेक्टर में या तो एंगल 0 हो या 180 हो, 90 नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दा ये 90 नहीं होना चाहिए, कुछ भी एंगल हो। तो इन दोनों फेस की वजह से आएगा फ्लक्स, लेफ्ट और राइट, बाकियों की वजह से नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस फाई लेफ्ट, क्या फॉर्मूला होता है, ES cos 180, क्यों, N इधर E इधर, अपोजिट हो गया, तो E क्या होगा C, X की जगह ये डिस्टेंस A, एरिया A स्क्वायर हो गया एक सरफेस का, क्योंकि साइड A है, और cos 180 कितना होता है, -1 माइनस CA क्यूब, लेफ्ट फेस। इसी टाइप से फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस, ये क्या होगा, C मतलब ES cos 0, क्यों, E भी इधर N भी इधर, E कितना हो गया C X, यहां से यहां तक A 2A, एरिया A स्क्वायर cos 0 1, तो 2CA क्यूब। देखा जाए तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो CA क्यूब माइनस का ये 2CA क्यूब, फाई अगर देखा जाए तो 2 - 1 CA क्यूब, तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ गया, बात समझ में आ गई। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। अगर इसमें आपसे पूछ लें सवाल, क्या आ सकता है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, और सेकंड पार्ट आपसे पूछ लें
नेट चार्ज एनक्लोज्ड। नेट चार्ज एनक्लोज निकालना हो तो क्या करें, सिंस फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना आया सी ए क्यूब। आंसर, अगर मान लो इस सवाल में सी की वैल्यू दे रखी हो पुट कर दो, ए दे रखा हो तो ए भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक सोल्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें ई दे रखा है अल्फा रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक 2a हो जाएगी, और अल्फा जो दे रखा है उसकी वैल्यू जो गिवन है वो आप पुट कर दो, तो सी की जगह अल्फा आगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप लोगों को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं नेट चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। नेट चार्ज एनक्लोज अगर निकालना है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को फाई से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई आर के इनवर्सली है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास इनफाइनाइट सीट आ जाए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर तो आता ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ई और आर में अगर ग्राफ आ जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, पहली बात। दूसरा ये आ जाए ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इस टाइप से हम ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड से, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड हम शो कर देंगे। ड्रॉ करना आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसी टाइप से मान लो स्फेरिकल सेल आ जाए, तो स्फेरिकल सेल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसमें अगर प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, ई और आर, सेंटर सरफेस, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आना ही आना है। कैसे, ऐसे, तो ई इनवर्सली आर स्क्वायर। क्यों, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोलो, तो E इनवर्सली आर स्क्वायर, ये हो गया E मैक्स। तो अगर एक एक नंबर में ग्राफ वगैरह बनाने आ जाए तो हम लोगों को आने चाहिए, बाकी डेरिवेशन आप लोग कर ही लेंगे, आपको आते हैं करने। कंसेप्चुअल जो हमने की इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रिवीजन सीरीज कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, बहुत जल्दी हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।